अस्सलाम वालेकुम। इन्वेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में आज का टॉपिक है इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव्स। एन अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट इज़ ए फाइनेंशियल एसेट। ये वो टिपिकल एसेट्स नहीं होता, ठीक है, ये फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं दैट डज नॉट फॉल इनटू वन ऑफ द कन्वेंशनल इन्वेस्टमेंट कैटेगरीज। Most alternative investment assets are held by institutional investors and high net worth individuals। फिर आगे इस पे डिटेल में बात करते हैं कि ये क्या चीज़ें होती हैं, किस किस चीज़ में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव्स कंसिडर किया जाएगा। फिलहाल आप ये समझ लें कि आम जो इन्वेस्टमेंट होती है, जो कन्वेंशनल इन्वेस्टमेंट कैटेगरीज होती हैं, ये उसमें से नहीं होता, ये उनके अल्टरनेटिव्स होते हैं। इसमें भी इन्वेस्टमेंट्स करके लोग पैसा भी कमा सकते हैं, अपनी ज़रूरियात को भी पूरा कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम these kinds of assets are held by institutional investors, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली ये आम जो इंडिविजुअल्स होते हैं ये उनका काम नहीं होता। ये जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जो कि ह्यूज कंपनीज होती हैं जो कि इन्वेस्टमेंट्स करती हैं लोगों के लिए, वो या वो इंडिविजुअल्स जिनकी अच्छी खासे बिजनेसेस हों और उनकी एक वर्थ हो मार्केट में, हाई नेट वर्थ हो मार्केट में, वो लोग ये चीज़ें हेल्ड कर सकते हैं, आम लोग नहीं कर सकते। अच्छा, इनके प्रोज एंड कॉन्स क्या है, या आप एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी कह सकते हैं। काउंटर वेट टू कन्वेंशनल एसेट्स। काउंटर वेट को काउंटर बैलेंस भी कहते हैं। मींस एक की जगह जब आप दूसरी चीज यूज कर सकते हैं, सिंपली मींस अल्टरनेटिव्स। कन्वेंशनल एसेट जो कि आम एसेट्स कंसिडर किए जाते हैं, ये उनकी जगह आप इसमें इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। आपने अगर डाइवर्सिफिकेशन करनी है, पोर्टफोलियो बनाना है, डिफरेंट जगह पे इन्वेस्टमेंट्स करनी है, तो ये उसका एक अच्छा तरीका, अच्छा मेथड हो सकता है। इन्फ्लेशन हेज। अच्छा, हेज क्या होता है या इन्फ्लेशन हेज क्या होता है? वो तमाम एसेट्स या वो तमाम इन्वेस्टमेंट्स जो कि इन्फ्लेशन से आपको बचाती हैं। आपको पता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम द वैल्यू ऑफ मनी इज डिक्रीजिंग। अगर आपके पास पैसा आइडल पड़ा है तो उसकी वैल्यू में दिन ब दिन कमी आती जाएगी। प्रॉब्लम कहाँ पे होगी? आपके पैसे की वैल्यू गिरती है जब वो आइडल पड़ा होता है। तो इससे बचने के लिए आप ये इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव्स यूज कर सकते हैं और इन चीज़ों में इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। हायर रिवार्ड्स, हाई रिवार्ड्स। अच्छा, ये रिस्कियर होते हैं, जिस तरह के आपको नजर आ रहा होगा कॉन्स में, दे आर रिस्कियर, हाई रिस्क। जब हाई रिस्क होता है तो इसका हाई रिवार्ड भी हो सकता है, लेकिन हाई रिस्क हाई रिटर्न, हाई रिवार्ड भी हो सकता है लेकिन लॉस भी इसमें अच्छा खासा हो सकता है। ठीक है। अच्छा, इसके कॉन्स क्या क्या हैं? डिफिकल्ट टू वैल्यू, इसकी वैल्यूएशन नहीं की जा सकती जिस तरह आमतौर पे बॉन्ड्स वगैरह या शेयर्स वगैरह की वैल्यूएशन होती है, उस तरह से इन अल्टरनेटिव्स की, ये ऐसे इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव्स की आप वैल्यूएशन नहीं कर सकते सही तरीके से। इलिक्विड, मार्केट में इनको बेचना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, बहुत से लोग होते हैं जिनको शौक होते हैं पुराने कॉइन्स जमा करने का, या पुराने स्टेम्प्स जमा करने का, या पेंटिंग्स जमा करने का। ये भी इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव्स का हिस्सा हो सकती हैं, लेकिन ये इलिक्विड होती हैं। क्यों? क्योंकि इनके बायर्स कम होते हैं। अब मिसाल के तौर पे आपके पास एक बहुत पुरानी पेंटिंग पड़ी है, आपने वो खरीदी है। आपको पता है कि जो चीज़ें होती हैं, जितनी पुरानी, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जितनी पुरानी होती जाती है उनकी वैल्यू बढ़ती है। तो पेंटिंग्स भी उनमें आता है, कॉइन्स भी आता है, स्टेम्प्स के जो वो स्टेम्प्स होते हैं वो भी आते हैं। तो जितना पुराना होगा उतनी उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। तो अगर आपने कोई ऐसी चीज़ खरीदी है कि कल को आप इसको बेच के पैसा भी कमा सकते हैं, लेकिन बीच में आपको पैसे की ज़रूरत पड़ गई, तो फिर उसके कस्टमर्स आपको बहुत कम मिलते हैं। तो इसलिए ये इलिक्विड होते हैं और ये अनरेगुलेटेड भी होते हैं। इसकी कोई रेगुलेशंस नहीं है, इसकी कोई रेगुलेटेड बॉडी नहीं है। जिस तरह अगर आपके पास आपको मैं दो चीज़ें बताता हूँ। आपके पास पुरानी पेंटिंग पड़ी और आपके पास 1,000 शेयर्स हैं किसी भी अच्छी कंपनी के, माइक्रोसॉफ्ट के ले लें या एप्पल इन कारपोरेशन के ले लें। अगर आपको पैसों की ज़रूरत पड़ गई, ठीक है, सो फॉर द शेयर्स यू हैव ए रेगुलेटेड बॉडी, यू हैव ए रेगुलेटेड मार्केट। उसमें आप शेयर्स लाएं, विद इन मिनट्स मेरे ख्याल से आपके शेयर्स बिक जाएंगे। अब बात करते हैं ये अल्टरनेटिव्स की, इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव्स की। तो अगर आप वो पुरानी पेंटिंग मार्केट में लाते हैं तो मे बी इट विल टेक ए वीक, मे बी ए मंथ, मे बी मोर देन ए मंथ। तो ये इसको पैसे में, कैश में ट्रांसफ़र करना मुश्किल होता है।
ठीक है। तो इसलिए ये इनलिक्विड भी होते हैं और ये अनरेगुलेटेड भी होते हैं, और इसमें हाई रिस्क भी इन्वॉल्व होता है। क्यों? मे बी आपको अगर पैसा जल्दी चाहिए तो आप इसको जल्दी बेचना चाहेंगे, और जब जल्दी बेचेंगे तो मे बी आप अपनी उस पैसे की रिकवरी ना कर सकें। तो ये तमाम पॉइंट्स हैं इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव्स के। इसके बाद जी हमारा है टॉपिक इनडायरेक्ट इन्वेस्टिंग का। Buying and selling of the shares of investment companies that in turn hold portfolio of securities. Individuals do not buy securities themselves or through the broker, but they buy shares of an investment company which holds a portfolio of assets. इसके बाद है हमारा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, दोनों इकट्ठा एक्सप्लेन कर लेता हूँ। When investors buy and sell securities themselves, typically through brokers, is called direct investing. In direct investing, investor holds a portfolio of securities rather than the shares of an investment company. आप जब डायरेक्टली ब्रोकर के थ्रू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स करते हैं, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज करते हैं, इसको कहते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टिंग। उसमें आपकी जो चॉइस है उसका ख्याल रखा जाता है। मार्केट में चॉइस बहुत अवेलेबल होती है, आप जैसे जैसे कहेंगे आपका ब्रोकर वैसे वैसे इन्वेस्टमेंट करता जाएगा, लेकिन साथ साथ आपको गाइड भी करता जाता है। मिसाल के तौर पे एक बंदा है, वो इंटरेस्ट के फेवर में नहीं है, तो वो उसे क्लियरली बता देता है कि आपने बैंक्स में इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी, मिसाल के तौर पे। ठीक है, वो ज़्यादा इंटरेस्टेड है सीमेंट साइड पे या फार्मास्यूटिकल साइड पे, तो वो उसको बता देते हैं कि इसमें जो जिस कंपनी को आपको लगता है कि शेयर्स अच्छे होंगे, मेरे लिए वो बाय कर लिया करें। तो इसमें आपकी चॉइस की बेस पे आपकी इन्वेस्टमेंट की जाती है। जबकि इनडायरेक्ट इन्वेस्टिंग क्या होता है, तो कुछ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं या कुछ इन्वेस्टमेंट कंपनीज होती हैं। इन कंपनीज का मकसद ही इन्वेस्टमेंट करना होता है। तो आमतौर पे इन्वेस्टर्स इन कंपनीज के शेयर्स खरीद लेते हैं, तो पैसा जनरेट हो जाता है कंपनी के पास, और कंपनी आगे पोर्टफोलियोज बनाते हैं डिफरेंट शेयर्स डिफरेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करके। इसमें कस्टमर या जो इन्वेस्टर है उसकी चॉइस का ख्याल नहीं रखा जाता। इनके पास पूरी एक मैनेजमेंट टीम होती है, एक्सपीरियंस लोग होते हैं जो कि अपनी मर्जी से पोर्टफोलियोज बनाते हैं, और आम जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं, उनकी चॉइसेस का ख्याल नहीं रखा जाता। शेयर होल्डर्स गेट देयर डिविडेंड एंड कैपिटल गेन्स। अच्छा, डिविडेंड वो होता है जो कि एक स्पेसिफिक टाइम के बाद अपने इन्वेस्टर्स को दिया जाता है या शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। इट कैन बी मंथली, इट कैन बी क्वार्टरली, इट कैन बी सेमी एनुअली, और इट कैन बी एनुअली। डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर जिस तरह उसने इशू करना है डिविडेंड। अच्छा, कैपिटल गेन क्या होता है? आपने एक कंपनी, इन्वेस्टमेंट कंपनी के शेयर्स खरीदे 100 रुपए का शेयर, और आपने वो बेच दिए 110 रुपए का। तो 10 रुपए जो होता है ये आपका कैपिटल गेन कंसिडर किया जाता है। ठीक है, आपको कंपनी, ये थोड़ा पढ़ लेते हैं। शेयर होल्डर्स गेट देयर डिविडेंड, डिविडेंड पे बात हो गई, एंड कैपिटल गेन इस पे भी बात हो गई, एंड इन टर्न्स पे कंपनीज एक्सपेंसेस एंड मैनेजमेंट फीस। जब भी प्रॉफिट जनरेट होता है तो कंपनी इसमें से अपने एक्सपेंसेस और फीसेस वगैरह काट के बाकी का प्रॉफिट जो है, जो डिविडेंड है की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है अपने शेयर होल्डर्स को। और आपने अगर कैपिटल गेन कमाना है, तो जब आपने कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं और आप आगे बेचना चाहते हैं तो बेच सकते हैं अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आप क्या करते हैं, आप एक इन्वेस्टमेंट कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं जो कि आगे इन्वेस्टमेंट्स करती है। ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो गया। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आप ब्रोकर के थ्रू डायरेक्टली पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में या कोई भी सिक्योरिटी आप खरीद सकते हैं। इसमें चॉइसेस का ख्याल रखा जाता है, जबकि इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में चॉइसेस का ख्याल नहीं रखा जाता। अच्छा, डायरेक्ट इन्वेस्टिंग एंड इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का दो थोड़ा सा फ़र्क है। तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू एन इन्वेस्टमेंट विच इज़ सफिशिएंटली लार्ज टू इफेक्ट ए कंपनीज सबसीक्वेंट डिसीजंस। अच्छा, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स अगर आप करना चाह रहे हैं तो कभी कभार बहुत ह्यूज कंपनीज या बहुत ह्यूज इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। इतनी इन्वेस्टमेंट करते हैं कि ज़्यादातर शेयर्स इनके पास आ जाते हैं, और फिर वो कंपनी के डिसीजंस को इफेक्ट कर सकते हैं। Indirect investing refers to a way of investing in real estate without actually investing in the property. This is sometimes a majority ownership, but sometimes it's just a significant minority
ओनरशिप्स, अच्छा दोनों सिचुएशन हो सकती है, या तो आप मेजॉरिटी ओनरशिप ले लेते हैं, मतलब ज़्यादा शेयर्स आपके पास होते हैं, या कभी-कभार थोड़े शेयर्स आपके पास होते हैं, लेकिन आप कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं। इट मीन्स कि डिसीजन मेकिंग में आप थोड़ा-सा इफ़ेक्ट कर सकते हैं। किस तरह थोड़ा-सा इफ़ेक्ट? कि आपके पास वोटिंग राइट होता है, ठीक है? जब वोटिंग राइट होता है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं, उनकी जो इलेक्शंस वगैरह होती हैं, उसमें भी आपको कंसिडर किया जाएगा। Indirect investment can be done in many ways, including securities, funds, or private equity. Most investors interested in indirect investment would do so through a company or advisor who has experience in this type of investment. इस बात ऑलरेडी हो चुकी। अच्छा जी, मनी मार्केट सिक्योरिटीज जो हैं आपके, वो कौन कौन सी हैं? दो सिक्योरिटीज विच हैज शॉर्ट टर्म लाइफ पीरियड, ठीक है, इनके लाइफ पीरियड जो है ये शॉर्ट होता है, can be converted into cash easily and bears low risk are called money market securities। जितना आपको पता है कि जितना टाइमिंग कम होता है, मोस्ट प्रोबेबली उसके चांसेस ऑफ रिस्क भी कम होते हैं। The life period of money market instruments must be less than 1 year, otherwise it will not be a money market instrument, and the return will also be low because of low risk। Following are some examples of money market securities। तो ये फिर money market securities हैं, इसको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। ट्रेजरी बिल्स या टी बिल्स भी इसको कहा जाता है। ये क्या होते हैं? दीज आर द शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स। अच्छा, दीज आर इशूड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। स्टेट बैंक या सेंट्रल बैंक ऑफ एनी कंट्री, वो ये बिल्स इशू करती है ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। अच्छा, ये क्यों इशू किए जाते हैं? तो ये सारे भी पढ़ लेते हैं। That are issued by the central bank on behalf of the government, they are risk free because of the backing of the government। अच्छा, गवर्नमेंट के लिए दिवालिया होना ये बड़ा मुश्किल काम होता है, एंड इट टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो जब भी इस किस्म की सिक्योरिटीज या इस किस्म की बिल्स इशू किए जाते हैं, तो दे आर वेरी मच सिक्योर, बहुत सिक्योर होते हैं, बल्कि आप ये भी कह सकते हैं कि बिल्कुल रिस्क फ्री होते हैं। रिस्क फ्री होते हैं, लेकिन इसके ऊपर रिटर्न दिया जाता है। Their main purpose is to meet the temporary liquidity shortfalls of the government। आम तौर पे हुकूमत को जब पैसों की ज़रूरत इमरजेंसी में पड़ती है, और पैसों की ज़रूरत होती भी थोड़े टाइम के लिए है, उस सिचुएशन में हुकूमत जो है वो सेंट्रल बैंक के थ्रू ये टी बिल्स इशू करती है मार्केट में, टू जनरेट मनी फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। दे हैव ए मैक्सिमम मेच्योरिटी पीरियड ऑफ 364 डे। देखें, साल से कम है। 365 के ऊपर जाएगा तो ये फिर शॉर्ट टर्म इसको नहीं कह सकते। Therefore, they are money market instruments and offer liquidity to the investors। बाय कर लें, बेच दें, पैसों की तरह मार्केट में लिक्विड होता है, चलता रहता है, कोई भी इसको खरीद सकता है, और ये बहुत लिक्विड होता है। वाई? ड्यू टू इट्स रिस्क फ्री कैरेक्टरिस्टिक। अच्छा जी, कमर्शियल पेपर्स क्या होता है? कमर्शियल पेपर इज कॉमनली यूज टाइप ऑफ अनसिक्योर्ड। ये अनसिक्योर्ड होते हैं एंड शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट issued by corporations, typically used for the financing of payroll, accounts payable and inventories and meeting other short term liabilities। ये इशू किए जाते हैं कॉरपोरेशन या कंपनीज की तरफ से, लेकिन इसको आम कंपनीज इशू नहीं कर सकती, ठीक है। इनको वही कंपनीज इशू करती हैं जिनकी मार्केट में बहुत वर्थ हो, क्रेडिट वर्दीनेस जिनकी बहुत ज़्यादा हो, जिनके ऊपर बहुत लोग एतमाद करें। जिस तरह अभी एप्पल इन कारपोरेशन ले लें, अगर वो कमर्शियल पेपर्स इशू करती है तो कोई भी उसे खरीदेगा। वाई? बिकॉज अगर हर साल भी वो राउंड अबाउट $1 बिलियन अगर लॉस करती है हर साल, ठीक है, तब भी उसे दिवालिया होने में राउंड अबाउट 30 to 35 ईयर्स लगेंगे, या शायद इससे भी ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये होती हैं ह्यूज कंपनीज, और ये जब इशू करती हैं तो हर एक बंदा इसे खरीद लेता है, लेकिन ये क्रेडिट वर्दीनेस जिनकी होगी सिर्फ वही कारपोरेशन इशू कर सकती हैं, क्योंकि अगर क्रेडिट वर्दीनेस नहीं होगी तो फिर लोग इसमें इंटरेस्ट शो नहीं करते। कमर्शियल पेपर्स की जो लाइफ है वो 270 डेज हो सकती है, 270 दिन के लिए। कमर्शियल पेपर इज यूजुअली इशूड एट ए डिस्काउंट एंड बाय देम बैक ऑन द फेस वैल्यू। मिसाल के तौर पे 10,000 रुपये का कमर्शियल पेपर है, तो ये 9,500 रुपये का इशू किया जाता है, ठीक है, और वापस खरीदा जाता है फिर 10,000 रुपये का। तो 500 रुपये जो बीच का डिफरेंस है, ये इन्वेस्टर का प्रॉफिट कंसिडर किया जाता है।
रेपो क्या होता है? रीपर्चेज एग्रीमेंट इसको कहते हैं। Repo. A repurchase agreement is a form of short-term borrowing for dealers in government securities. In the case of repo, a dealer sells government securities to investors, usually on an overnight basis, and buys them back the following day at slightly higher prices. Repo क्या है? ये repurchase agreement है। ये एक agreement होता है जिसमें एक पार्टी दूसरी पार्टी से ये agreement करती है that I am going to buy these securities from you tomorrow or day after tomorrow. इसमें ये एग्रीमेंट होता है कि मैं आपसे ये चीज वापस खरीदूंगा बट ऑन लिटिल बिट हाई प्राइस। ठीक है, ये मोस्ट प्रोबेबली ओवरनाइट बेसिस पे होता है, मींस एक रात के लिए। आज आपने बेच दिया तो कल आप उसको वापस खरीद लेते हैं। ये मोस्टली यूज होता है जब आपको बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए पैसा रिक्वायर्ड हो। The small difference in price is the implicit overnight interest rate. Repos are typically used to raise short-term capital. They are also a common tool of central bank open market operations. Central banks भी ये इस किस्म के operations कर सकती है। अच्छा जी, certificate of deposit क्या होता है? It is a product offered by banks and credit unions that provides an interest rate premium in exchange for the customer agreeing to leave a lump sum deposit untouched for a predetermined period of time. आप बैंक में गए, आपने पैसा रखा दिया फिक्स डिपॉजिट में, जिसको फिक्स डिपॉजिट भी कहते हैं, उसमें पैसा रखा देते हैं, टर्म डिपॉजिट भी उसको कहते हैं। पैसा रखा देते हैं और उसके बदले जो बैंक है वो आपको एक सर्टिफिकेट दे देती हैं या कोई भी स्लिप वगैरह दे देती हैं जो ये शो करता है कि हाँ, इस बंदे के इतने पैसे इतने टाइम के लिए मेरे पास पड़े हैं और उसके ऊपर इतना इंटरेस्ट मिलेगा। ये नेशनल सेविंग सेंटर्स वगैरह हो गए, ये आपको ये फैसिलिटी देते हैं कि आप उसके पास पैसा रखाएं तो 10 साल बाद वो आपको डबल पैसा वापस करते हैं। लेकिन अगर 10 साल से पहले आपने वो पैसा निकाला तो फिर उसके ऊपर पेनल्टी भी चार्ज की जाती है। तो ये इसी तरह का होता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ये शो कर रहा होता है कि इस बंदे के इतने पैसे बैंक में पड़े हैं, इतनी इसकी मेच्योरिटी डेट है और इतने उसके ऊपर इंटरेस्ट दिया जाता है। Almost all consumer financial institutions offer them, although it's up to each bank with CD terms it wants to offer, how much higher the rate will be compared to the bank's savings and money market products and what penalties it applies for early withdrawals. तकरीबन तमाम banks इस किस्म की चीज़ें इस किस्म के सर्टिफिकेट्स इशू करते हैं, लेकिन अगर आप पहले पैसे निकलवाते हैं तो आपको पेनल्टी देनी पड़ती है। और ये बैंक टू बैंक डिफर भी करता है कि कौन सा बैंक कितना परसेंट चार्ज करेगा इंटरेस्ट, कितना टाइम के लिए होगा, तो टाइम भी डिफर करता है, इंटरेस्ट भी डिफर करता है। तो ये बैंक टू बैंक होता है। तो ये काइबोर की बेस पे ही होता है। काइबोर का जब रेट आ जाता है उसकी बेस पे जो टर्म डिपॉजिट है या जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है उसका इंटरेस्ट रेट फिक्स किया जाता है और फिर कस्टमर्स को ये फैसिलिटी दी जाती है। लेकिन अगेन इट डिफर्स बैंक टू बैंक। द बैंकर्स एक्सेप्टेंस। अच्छा, ये देखें इसमें द बैंकर्स एक्सेप्टेंस। ठीक है, बैंक एक चीज को एक्सेप्ट कर रहा है, किस चीज को वो देखते हैं। इट इज ए कमर्शियल बैंक ड्राफ्ट requiring the bank to pay holder of the instrument a specified amount on a specific date, a specified date which is typically 90 days from the date of issue but can range from 1 to 180 days। इसमें बैंक जो है वो एक्सेप्ट करता है कि मैं जो होल्डर है जिसके पास ये इंस्ट्रूमेंट होगा उसको मैं इतनी अमाउंट ऑफ मनी इतने टाइम पीरियड के बाद दूंगा। इट कैन रेंज फ्रॉम 1 डे टू 180 डेज, मोस्ट प्रोबेबली 90 डेज का होता है ये। द बैंकर्स एक्सेप्टेंस इज इशू एट ए डिस्काउंट एंड पेड इन फुल व्हेन इट बिकम्स ड्यू। ये इशू होता है डिस्काउंट पे, जिस तरह कमर्शियल पेपर डिस्काउंट पे इशू होता है और वापस लिया जाता है ऑन ड्यू डेट ऑन इट्स अमाउंट, जो कि उसके ऊपर लिखी होती है उसी अमाउंट पे ये वापस लिया जाता है। द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू एट मेच्योरिटी एंड द वैल्यू व्हेन इशूड इज द इंटरेस्ट। वही एग्जांपल, 10,000 का बैंकर्स एक्सेप्टेंस है, 9,500 का इशू हो गया और 10,000 का वापस लिए जाता है। तो इसमें फायदा क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा पैसे हैं ये इंटरेस्ट कंसिडर की जाता है, जो कि होल्डर है इंस्ट्रूमेंट का उसे एज ए प्रॉफिट मिल जाता है। If the banker's acceptance is presented for payment before the due date, then the amount paid is less by the amount of the interest that would have been earned if held to maturity.
इसमें भी वही कंडीशन है, अगर आप ये टाइम से पहले बैंक में प्रेज़ेंट कर देते हैं, तो बैंक इसके ऊपर पेमेंट कम करेगा, जो कि एक किस्म की पेनल्टी होगी। तो ये 5 पॉइंट्स हमने पढ़ लिए, ये मनी मार्केट सिक्योरिटीज़ हैं। अब कैपिटल मार्केट सिक्योरिटीज़ की बात करते हैं। दोज़ सिक्योरिटीज़ हैविंग मैच्योरिटीज़ ग्रेटर देन 1 ईयर एंड लेस लिक्विड देन दोज़ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स आर कॉल्ड कैपिटल मार्केट सिक्योरिटीज़। रिस्क इज़ जनरली हाई इन कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स बिकॉज़ ऑफ लॉन्ग टाइम ऑफ मैच्योरिटी। जितना लॉन्ग टाइम होता है मैंने भी बताया आपको, उतना ही उसमें रिस्क ज़्यादा इन्वॉल्व होने के चांसेस हैं। अच्छा, इसकी लाइफ 1 ईयर से ज़्यादा होती है और एज़ कंपेयर टू मनी मार्केट सिक्योरिटीज़ दे आर लेस लिक्विड। ये कम लिक्विड होते हैं, अगर आपको पैसा इमरजेंसी में चाहिए, तो थोड़ी-सी डिफ़िकल्टी आपको हो सकती है इसको कैश में कन्वर्ट करने में। बट एज़ कंपेयर टू इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव्स ये ज़्यादा सिक्योर, ज़्यादा लिक्विड हो सकते हैं, ज़्यादा रेगुलेटेड होती हैं इनकी मार्केट्स और इनकी एक रेगुलेटिंग अथॉरिटी भी होती है। जिस तरह पाकिस्तान में जो कंपनीज़ हैं उनकी रेगुलेटिंग बॉडी जो है दैट इज़ द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। बैंक्स की रेगुलेटिंग बॉडी है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, तो ये इन तमाम चीज़ों को रेगुलेट कर रही होती हैं, जिसकी वजह से ये लिक्विड भी होते हैं, इसमें रिस्क भी कम इन्वॉल्व होता है और एक सिस्टमैटिक वे के थ्रू आप इसको बाय एंड सेल कर सकते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले आ गया बॉन्ड। बॉन्ड क्या होता है जी? बॉन्ड्स रिप्रेजेंट द डेट ऑफ इशुअर्स सच एज़ कंपनीज़ और गवर्नमेंट्स। आम जो बॉन्ड्स आप पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन ये प्राइस बॉन्ड्स नहीं होता, प्राइस बॉन्ड के साथ इसको मिक्स अप नहीं करना। प्राइस बॉन्ड्स जो हैं वो मार्केट में आप देखें तो कैश की तरह उनका लेन-देन होता है। लेकिन उसके ऊपर आपको किसी किस्म का इंटरेस्ट वगैरह या प्रॉफिट वगैरह नहीं दिया जाता। बहुत से लोग उसको रखते हैं हर महीने या जितने भी टाइम है उसके बाद ड्रा होती है उसमें देखते हैं तो उसमें उसका प्राइस निकलने के चांसेस होते हैं। तो वो प्राइस बॉन्ड्स होते हैं उसमें आपको लमसम की एक अच्छी खासी अमाउंट मिल सकती है। लेकिन जो बाकी के बॉन्ड्स होता है दे आर इनफैक्ट द डेट इंस्ट्रूमेंट्स। ये डेट होते हैं इशूअर कंपनी के ऊपर, कंपनी भी हो सकती है और गवर्नमेंट भी हो सकती है, और इसके ऊपर सूद दिया जाता है, इंटरेस्ट दिया जाता है अपने होल्डर्स को। These debts are sliced up and sold to investors in smaller units. अच्छा, आपको ज़्यादा कर्जा चाहिए तो एक बैंक से लेना मे बी इट इज़ नॉट पॉसिबल, या उसके ऊपर फिर आपको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा देना पड़ता है या उसकी सिक्योरिटीज़ होती हैं या जो भी है, लेकिन वो प्रोसीजर लंबा होता है। ये भी प्रोसीजर लंबा है, लेकिन इसमें आप क्या करते हैं, इसमें आपको जितना डेट चाहिए उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अमंग डिफरेंट बॉन्ड्स, डिफरेंट डिनोमिनेशंस में उसको डिस्ट्रीब्यूट करके उसको मार्केट में इशू कर देते हैं। तो जिस बंदे के पास जितने बॉन्ड्स होंगे उसके मुताबिक उसको इंटरेस्ट दिया जाता है। फॉर एग्जांपल 1 मिलियन डेट, अगर आपको 10 लाख डॉलर्स का डेट चाहिए तो आप इसको कैसे इशू करेंगे? इशू में बी एलोकेटेड टू 1000 डॉलर्स बॉन्ड्स। उसको हजार हजार के बॉन्ड्स में डिवाइड करें और उसको इशू कर दें। तो आपके पास क्या होगा, 1000 बॉन्ड्स आप बना लेंगे हजार हजार डॉलर्स के और उसको दे देंगे आम इन्वेस्टर्स को। मे बी 10 बंदे उसको खरीद लें, मे बी 100 बंदे खरीद लें, तो फिर उनके ऊपर इंटरेस्ट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। बॉन्ड्स आल्सो टिपिकली पे रेगुलर इंटरेस्ट payments to investors and return the full principal loaned when the bond matures. ये लॉन्ग रन के लिए होता है, 15 साल, 20 साल, 25 साल के लिए हो सकते हैं। तो 25 साल तक वो क्या करते हैं, हर साल इंटरेस्ट देते हैं और फिर 25 साल जब बॉन्ड मैच्योर हो जाए तो उसकी पेमेंट कर देते हैं, उसकी टोटल प्रिंसिपल अमाउंट की। एज ए रिजल्ट बॉन्ड प्राइसेस वेरी inversely with interest rates falling when rates go up and vice versa. अच्छा, इस देखिए इसमें इंटरेस्ट इन्वॉल्व है और इंटरेस्ट डिसाइड किया जाता है व्हेन दे आर गोइंग टू इशू द बॉन्ड्स। अब मार्केट में भी इंटरेस्ट रेट है जो कि फ्लक्चुएट होता रहता है, तो उसका इफेक्ट होता है बॉन्ड की प्राइस के ऊपर। अब मार्केट में इंटरेस्ट रेट चल रहा है 7% और आपके बॉन्ड के ऊपर भी आपको मिल रहा है 7%, तो ये तो ठीक है। अब मार्केट में इंटरेस्ट रेट हो गया 10% और बॉन्ड का रेट तो 7% है, तो बहुत से लोग जो हैं वो कहते हैं यार केस में हमें 3% का लॉस हो रहा है, तो वो बॉन्ड्स मार्केट में बेचना शुरू कर देते हैं और अपने पैसे किसी और इंस्ट्रूमेंट्स में लगा देते हैं। इस तरीके से बॉन्ड्स जो है वो मार्केट में ज़्यादा आ जाते हैं, तो सप्लाई इंक्रीज की वजह से बॉन्ड्स की कीमत गिर जाती है। और अगर
इंटरेस्ट रेट जो है मार्केट का वो 10% से कम होके 6% या 5% पे आ गया, तो इन दिस सिचुएशन आपको बॉन्ड के ऊपर तो 7% मिल रहा है। तो लोग बॉन्ड्स को खरीदना शुरू कर देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि 2% उनको ज़्यादा मिलेंगे। तो बॉन्ड्स जब खरीदना शुरू करते हैं तो डिमांड में इजाफा हो जाता है। डिमांड में इजाफा होने से उसकी प्राइसेस में इंक्रीज आ सकता है। तो इसमें इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, इसलिए मार्केट की जो इंटरेस्ट रेट है उसका इसके ऊपर अच्छा खासा इफेक्ट होता है इसकी प्राइस के ऊपर। Characteristics of bond क्या क्या हैं? Par value, it is the face value which is paid to the investor at maturity. हर एक बॉन्ड की फेस के ऊपर एक वैल्यू लिखी होती है which is the face value और par value of the bond. मेच्योरिटी के टाइम 10 साल 15 साल 20 साल जितना भी उसका टाइम है उसके बाद उस तक तो उसको इंटरेस्ट मिलता है, उसके बाद उसको जो पेमेंट की जाती है ये उसकी फेस वैल्यू के बेस पे की जाती है। डिस्काउंट क्या होता है? When the market interest rates increases, existing bonds are said to be traded on discount. Discount means less than its par value. आपने $1000 का बॉन्ड खरीदा हुआ है, उसके ऊपर आपको 7% इंटरेस्ट मिलता है। तो आप क्या करते हैं, आप मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट है वो 10% हो गया, तो फिर आप जो है ये मार्केट में बेचना शुरू कर देते हैं, लेकिन इसको फिर कोई आम तौर पे खरीदता नहीं है जब तक उनको कोई फायदा नजर नहीं आता। तो फिर आप क्या करते हैं, $1000 का बॉन्ड आप $950 के बेच देते हैं। किस लिए? अगला बंदा अपना $50 का प्रॉफिट देख रहे होते हैं जबकि आप 3% मार्केट का इंटरेस्ट देख रहे होते हैं। तो दोनों के इसमें फायदा हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि फिर उसको आगे किस तरह से वो यूटिलाइज करते हैं या बेचते हैं। Premium. When the market interest rate decreases, existing bonds are said to be traded on premium. Premium means more than its par value. अगर आपने बॉन्ड खरीदा $1000 का, जिस तरह पिछली एग्जांपल दी मैंने, मार्केट का रेट जो है इंटरेस्ट रेट वो गिर गया 5% पे और आपको तो मिल रहा है 7%, तो आप इसका एक्स्ट्रा पैसा चार्ज कर सकते हैं। मींस $1050 का आपने ये बॉन्ड बेच दिया किसी अगले बंदे को, तो वो अब ना 2% का फायदा देख रहा होता है क्योंकि मार्केट रेट इंटरेस्ट रेट 5% है, इसके ऊपर आपको मिल रहा है 7%। तो 2% का फायदे के लिए वो आपको $50 एक्स्ट्रा दे सकता है। Callable bonds क्या होता है? The bonds which issuer can redeem anytime when they want are called callable bonds. Issuer generally calls bonds when the market interest rate on bonds drops. Issuer calls redeems the original bonds and then issue new bonds with low interest rate. ये तरीक़ेकार भी कंपनीज यूज़ करती हैं किस पर्पस के लिए? देखें, उन्होंने 7% आप इंटरेस्ट पे बॉन्ड्स दिए हुए हैं, मार्केट जो इंटरेस्ट रेट है वो गिर के 5% पे, अब उनको लॉस हो रहा है 2%। क्यों? क्योंकि उनको ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। इन दिस केस वो क्या करते हैं, वो इन कॉलेबल बॉन्ड्स को कॉल बैक कर लेते हैं। जब इनको कॉल बैक किया जाता है तो उनको जो अमाउंट होती है वो दे दी जाती है, ठीक है? तो ये बॉन्ड खत्म हो जाते हैं। नए बॉन्ड्स दोबारा इशू कर दिए जाते हैं उन 5%। तो इनसे उसको फ़ायदा होता है, ये 2% उनके बच सकते हैं। तो इस तरीके से कॉलेबल बॉन्ड्स काम करते हैं। ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स क्या होते हैं? बॉन्ड सोल्ड विदाउट कूपन इंटरेस्ट रेट। दीज़ बॉन्ड्स आर इश्यूड एट डिस्काउंट एंड एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी पार वैल्यू इज़ पेड टू द इन्वेस्टर। ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स जो हैं इसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं होता। इसके ऊपर ये डिस्काउंट पे बेच के पार वैल्यू पे वापस लिए जाते हैं। मतलब $1000 का बॉन्ड है, वो $900 का बेच दिया जाता है और आफ्टर 10 ईयर्स या 5 ईयर्स जो भी उसकी अमाउंट है उसके बाद वो $1000 का वापस खरीद लिया जाता है इन्वेस्टर से। कूपन बॉन्ड्स क्या होते हैं? जिसके ऊपर इंटरेस्ट रेट होता है। A bond issued with coupon interest rate, investors receives principal amount and interest after the maturity of the bond. अच्छा, accrued interest क्या होता है? The interest that has accumulated on bond since the last interest payment up to but not including the settlement date. Accrued interest क्या होता है? ये earned interest होता है लेकिन जो अभी तक आपको पे नहीं हुआ। ये दो सेंस में यूज हो सकता है। अगर कंपनी की सेंस में यूज करें तो एक्रूड इंटरेस्ट एक्सपेंस कंसिडर किया जाएगा, ये पेबल होता है लेकिन अभी तक पेड नहीं होता। अगर इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से कंसिडर किया जाए तो ये एक्रूड इनकम फिर बन जाती है, ये उनके लिए इनकम होती है जो कि रिसीवेबल तो हो गई होती है लेकिन अभी तक रिसीव्ड नहीं होती। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बॉन्ड्स। अच्छा जी, कैपिटल मार्केट सिक्योरिटीज में हमारे पास अगला है जी कॉमन स्टॉक एंड प्रेफर्ड स्टॉक।
अच्छा जी, कॉमन स्टॉक क्या होता है? इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स रिप्रेजेंट ओनरशिप इन अ रनिंग कंपनी। ऑलरेडी इशूड शेयर्स होते हैं एक कंपनी के, आप वो परचेज करके उस कंपनी की ओनरशिप का हिस्सा बन जाते हैं। बाय ओनरशिप वी मीन शेयर इन द प्रॉफिट्स एंड एसेट्स ऑफ द कंपनी, बट जनरली देयर आर नो फिक्स रिटर्न्स। आप उनका हिस्सा तो बन जाते हैं, किस चीज़ में हिस्सा बनते हैं? उनके प्रॉफिट्स में, जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, एंड एसेट्स में। लेकिन एज इट इज़ द ओनरशिप सिक्योरिटी, तो इसमें आपके जो रिटर्न्स हैं वो फिक्स नहीं होते। इट डिपेंड्स अपॉन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, कभी ज़्यादा कभी कम, तो उसके मुताबिक ही आपको डिविडेंड भी दिया जाएगा। It is considered as a risky investment, but at the same time, depending upon situation, it is liquid investments due to the presence of stock markets. Risky किस situation में है? In the case of liquidity या in the case of bankruptcy. जब इनके एसेट्स वगैरह सोल्ड आउट हो जाते हैं, तो सबसे पहले जो फंड्स हैं, जो पैसा रिकवर होता है, पैसा जनरेट होता है, सबसे पहले बॉन्ड होल्डर्स जो हैं, जो आपके क्रेडिटर्स हैं, उनको पेमेंट्स की जाती हैं। उनके बाद अगर कुछ रहता है तो वो प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स, जो कि अगला टॉपिक है हमारा, और अगर कुछ पैसा रह गया तो वो कॉमन स्टॉक होल्डर्स को दिए जाता है। सो इन दिस सेंस ये रिस्की कंसिडर होते हैं, लेकिन सेम सेंस में अगर आप देखें कॉमन स्टॉक को, तो ये लिक्विड भी होते हैं। क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्टॉक मार्केट्स, स्टॉक एक्सचेंज अवेलेबल हैं, आपके भी आपको कोई भी शेयर्स बेचने होते हैं, आप उसमें इजीली बेच सकते हैं। उसकी आजकल कॉस्ट, ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी कम है, आपको इजीली बायर्स भी मिल जाते हैं, क्योंकि ब्रोकर्स वगैरह अवेलेबल हैं जो कि आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। देयर आर इक्विटी शेयर्स ऑफ विच देयर इज अ रेगुलर ट्रेडिंग फॉर दोज इन्वेस्टमेंट्स, लिक्विडिटी इज मोर, अदरवाइज फॉर स्टॉक हैव लेस मूवमेंट, लिक्विडिटी इज नॉट हाईली अट्रैक्टिव। अच्छा जी, जो कि आम इक्विटी शेयर्स होते हैं, फॉर विच देयर इज अ रेगुलर ट्रेडिंग, ठीक है, जिनकी रेगुलर ट्रेडिंग होती है, बाइंग एंड सेलिंग रेगुलर बेसिस पे होती रहती है। दीज काइंड्स ऑफ शेयर्स आर मोर अट्रैक्टिव फॉर द इन्वेस्टर्स, क्योंकि बहुत कम इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टॉक्स में फॉर द पर्पस ऑफ डिविडेंड। मोस्टली इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, वो शेयर्स खरीदते हैं, कुछ टाइम बाद बेच देते हैं, फिर खरीदते हैं, फिर बेच देते हैं। तो ये इन्वेस्टर्स उन शेयर्स की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं जिनकी ट्रेडिंग रेगुलर बेसिस पे होती रहती है। अच्छा जी, प्रेफर्ड स्टॉक क्या होता है? ये हाइब्रिड सिक्योरिटी कहलाती है, क्योंकि इसमें कॉमन स्टॉक और बॉन्ड्स दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स शामिल होती हैं। Preferred stock is known as a hybrid security because it consists features of both equity securities and fixed income securities. अच्छा जी, इसकी डेफिनेशन क्या है? प्रेफर्ड स्टॉक इज नोन एज ए हाइब्रिड सिक्योरिटी बिकॉज इट कंसिस्ट्स फीचर ऑफ बोथ इक्विटी सिक्योरिटीज एंड फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज। फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज आपकी ये बॉन्ड्स, डिबेंचर्स वगैरह होते हैं, जिनके ऊपर आपको रेगुलर बेसिस पे फिक्स्ड रिटर्न मिलता रहता है। तो इनमें दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स शामिल हैं, जिसकी वजह से इनको हाइब्रिड सिक्योरिटी कहा जाता है। लाइक इक्विटी सिक्योरिटीज, preferred stock has an infinite life period and dividend is paid to preferred stockholders. इक्विटी सिक्योरिटी के इनमें कौन सी फीचर्स शामिल हैं कि ये अनलिमिटेड टाइम के लिए इशू किए जाते हैं और इनके ऊपर डिविडेंड दिया जाता है। द अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड इज फिक्स्ड, और जो डिविडेंड दिया जाता है वो फिक्स होता है to the investor in advance, which makes it similar to fixed income securities. देख लें इसमें दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए। एक कॉमन स्टॉक का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक आ गया? एक तो इसकी लाइफ, ठीक है, वो अनलिमिटेड टाइम के लिए होती है, और दूसरे इसके ऊपर डिविडेंड दिए जाते हैं। और इसमें बॉन्ड्स वगैरह की कौन सी फीचर या कैरेक्टरिस्टिक आ गई कि इसके जो डिविडेंड है जो दिए जाता है वो फिक्स्ड होता है। Preferred stockholders has an intermediate claim on firm's assets, which means in case of liquidation, preferred stockholders are paid after the bondholders, but before common stockholders. These are convertible into common stock at owner's option. अच्छा, इस इनका जो क्लेम है बिजनेस के एसेट्स के ऊपर, वो दरमियानी लेवल का होता है।
दरमियानी लेवल का क्या मतलब कि जब भी लिक्विडेशन होती है, इन द केस ऑफ लिक्विडेशन, लिक्विडिटी ऑफ द कंपनी, या अगर कंपनी बैंकरप्ट हो जाए और उसके एसेट सेल आउट कर दिए जाएं, तो जितना पैसा जनरेट होता है उससे क्या किया जाता है, सबसे पहले क्रेडिटर्स को, बॉन्ड होल्डर्स को पेमेंट कर दी जाती है। फिर उसके बाद प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स को पेमेंट की जाती है, और आखिर में फिर कॉमन स्टॉक होल्डर्स को। तो इनका जो क्लेम है वो दरमियाने लेवल का है। अच्छा, ये कन्वर्टेबल होते हैं कॉमन स्टॉक में। अगर ओनर्स चाहें, जो होल्डर्स अगर वो चाहें तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं कॉमन स्टॉक में, लेकिन वो भी फिर उसको कंसिडर करते हैं कि मुझे किस चीज़ में ज़्यादा फ़ायदा है। अगर वो देखते हैं कि मुझे इसमें ज़्यादा फ़ायदा है क्योंकि मुझे फ़िक्स्ड डिविडेंड मिलता है, डिविडेंड भी मुझे कॉमन स्टॉक होल्डर से पहले मिलता है, और क्लेम भी मुझे कॉमन स्टॉक होल्डर से पहले मिलेगा, तो फिर वो यही अपने पास रखते हैं। लेकिन जब वो देखते हैं कि कॉमन स्टॉक होल्डर्स को डिविडेंड जो बच जाता है वो मिलता है और वो ज़्यादा होता है, तो फिर ये मूव कर जाते हैं कॉमन स्टॉक होल्डर्स की तरफ, या कॉमन स्टॉक्स में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। अच्छा जी, इसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन स्टॉक। तो फिर इसका है पार वैल्यू। पार वैल्यू क्या होता है? पार वैल्यू इज द फेस वैल्यू ऑफ द सर्टिफिकेट और बॉन्ड इज कॉल्ड, मींस शेयर की जो फेस पे वैल्यू लिखी होती है, जिस तरह बॉन्ड्स में भी हमने देख लिया, वो इसकी होती है जी फेस वैल्यू या पार वैल्यू। मार्केट वैल्यू क्या होती है? मार्केट वैल्यू इज द प्राइस एट विच द स्टॉक सिक्योरिटी इज ट्रेडिंग एंड कुड प्रिज्यूमेबली बी परचेज्ड और सोल्ड। ये वो प्राइस है जिस प्राइस का मार्केट में बाय एंड सेलिंग हो रही है इस शेयर की। पार वैल्यू डिफरेंट हो सकती है मार्केट वैल्यू से। एक शेयर की फेस पे लिखा हुआ है 100 रुपीज, लेकिन वो मार्केट में ट्रेड हो रहा है 500 से ऊपर का, 1000 से ऊपर का। तो ये पॉसिबल है, इट डिपेंड्स अपॉन द डिमांड ऑफ द शेयर। कैपिटल इन एक्सेस क्या होता है? व्हेन ए मार्केट वैल्यू ऑफ ए शेयर इज मोर देन इट्स पार वैल्यू, द डिफरेंस इज नोन एज कैपिटल इन एक्सेस। 100 रुपए का शेयर 200 का बिक रहा है, तो ये एक्स्ट्रा 100 जो है, जो एक्स्ट्रा बिक रहे हैं, मींस अपनी पार वैल्यू से जो ज्यादा बिक रहा है, उसको हम कहेंगे कैपिटल इन एक्सेस। बुक वैल्यू क्या होती है? बुक वैल्यू इज द अकाउंटिंग वैल्यू ऑफ इक्विटी। आपको पता है कि कोई भी चीज होती है जो आपने अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो उसको अपनी जो बुक वैल्यू है उससे ही रिकॉर्ड किया जाता है बैलेंस शीट में। इट इज द सम ऑफ कॉमन शेयर्स। अच्छा, ये क्या होता है? सब मिला के कॉमन शेयर्स होते हैं जो कि आउटस्टैंडिंग है, जो कि आपने इशू किए हुए हैं। कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार वैल्यू एंड रिटेन्ड अर्निंग, इन सबको मिला के हम कहते हैं बुक वैल्यू है हमारे जो स्टॉक्स हैं उनकी। कैश डिविडेंड क्या होता है? जब भी कैश की फॉर्म में डिविडेंड इशू किया जाता है, मिसाल के तौर पे कैलकुलेशंस के बाद आया कि हर एक शेयर के ऊपर 5 रुपए डिविडेंड दिए जाएगा, तो अभी जिसके पास 1000 शेयर्स हैं तो उसको 5000 रुपीज दिए जाएंगे, और ये होता है कैश फॉर्म में उनके अकाउंट्स में क्रेडिट कर दिया जाता है। स्टॉक डिविडेंड क्या होता है? Sometimes the companies are facing the liquidity problems or they have the cash deficiency problem। ठीक है, कैश की डिफिशियंसी होती है उनके पास, या उनके पास वो चाहते हैं कि कोई इस तरह की सिचुएशन हो जाए कि हमारे पास हम ये जो पैसा है ये भी रह जाए, और डिविडेंड भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाए अमंग द शेयर होल्डर्स। इन दिस सिचुएशन कंपनीज क्या करती हैं? वो स्टॉक की फॉर्म में डिविडेंड इशू कर देती हैं। ठीक है? समटाइम्स उसको हम बोनस शेयर्स भी कहते हैं। वो क्या होता है कि देखें, हर एक शेयर के ऊपर वो कैलकुलेशन के बाद देखते हैं कि इतना-इतना डिविडेंड बनता है। तो वो इंस्टेड ऑफ कैश, क्योंकि हमें ऑलरेडी कैश की कमी है, तो इंस्टेड ऑफ कैश दे इश्यू शेयर्स टू देयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, और वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एक्स्ट्रा शेयर्स देते हैं, तो कंपनी को एक तो कंपनी के पास तो पैसा रह जाता है, एक फ़ायदा तो ये हो गया, और कभी-कभार कंपनी के ऊपर ये ऑब्लिगेशन होती है टू इश्यू न्यू शेयर्स। तो जब न्यू शेयर्स इश्यू किए जाते हैं, तो ये कंप्लीट लंबा प्रोसेस होता है, जिससे गुज़र के शेयर्स इश्यू किए जाते हैं। समटाइम्स इट इज़ वेरी मच डिफ़िकल्ट, एक्सपेंसिव भी हो सकता है क्योंकि बैंक्स को कमीशन देना पड़ता है, प्रोस्पेक्टसेस इश्यू करने पड़ते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म्स, फिर अगर ज़्यादा शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस आ गई तो रिफंड करना, तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसीजर। तो स्टॉक डिविडेंड के थ्रू कंपनी अपना पैसा भी कैश फॉर्म में बचा लेती है, और वो अपने जो शेयर होल्डर्स हैं एग्जिस्टिंग, उनको न्यू शेयर्स देके वो शेयर्स भी एक किस्म इशू कर देती हैं मार्केट में। तो दोनों यहाँ पे ओब्लिगेशंस उनकी पूरी हो जाती हैं। स्टॉक स्प्लिट क्या होता है? स्टॉक स्प्लिट द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग
large denomination shares into small denomination shares is called stock split. For example, company wants to split its 30 rupees share, it can split it and make 3 shares of rupees 10. अच्छा, शेयर की प्राइस ज़्यादा डिमांड की वजह से जब बढ़ जाती है, तो एक लेवल आता है जब उसकी प्राइस बहुत बढ़ती है तो उसकी बाइंग एंड सेलिंग रुक जाती है। क्यों रुक जाती है? क्योंकि अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो शेयर्स की प्राइस भी ज़्यादा है, तो आप बहुत कम शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग करते हैं और कम शेयर की बाइंग एंड सेलिंग करते हैं तो फिर आपका प्रॉफिट मार्जिन भी कम होता है। मीन्स अगर आप ₹10 शेयर कमा रहे हैं और आप सिर्फ 100 शेयर्स ही खरीद लें तो ये ₹1000, दिस इज़ नॉट अ बिग थिंग। तो फिर क्या करती हैं कंपनीज़? वो जब देखती हैं कि ड्यू टू द हाई डिनोमिनेशन, द हाई वैल्यू ऑफ शेयर्स, इट्स डिमांड इज़ डिक्रीजिंग एंड इट्स ट्रेडिंग इट्स डिक्रीजिंग। ट्रेडिंग भी डिक्रीज़ हो रही है, लोग डिमांड भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि शेयर की प्राइस ज़्यादा है। तो फिर वो शेयर्स की प्राइस को स्प्लिट कर देते हैं। स्प्लिट किस लिए की जाता है? स्प्लिट करने से जिस तरह इसमें एग्ज़ाम्पल है 30 की शेयर को 3 हिस्सों में 10-10 के डिवाइड कर दिया जाता है। इससे फ़ायदा क्या होता है कि अब एक शेयर की कीमत रह जाती है ₹10। तो एज़ कंपेयर टू 30, ₹10 वाले शेयर्स आप ज़्यादा बाय एंड सेल कर सकते हैं। तो इससे क्या फ़ायदा होता है कि दोबारा मार्केट में इन शेयर्स की डिमांड एंड सप्लाई बढ़ जाती है और ट्रेडिंग शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से अगेन रेगुलर ट्रेडिंग की वजह से लोग जो हैं, इन्वेस्टर्स जो हैं, वो इन शेयर्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अच्छा, कैपिटल मार्केट सिक्योरिटीज़ में हमारा जो लास्ट टॉपिक है दैट इज़ द डिबेंचर। डिबेंचर भी बॉन्ड जैसा ही होता है लेकिन थोड़ा-सा उससे डिफरेंट है। पाकिस्तान में आम तौर पे ये चीज़ें इश्यू नहीं की जाती। A debenture is a type of bond or other debt instrument that is unsecured by collateral. सबसे पहले डिफरेंस ये है बॉन्ड और डिबेंचर में कि ये अनसिक्योर्ड होते हैं जबकि बॉन्ड्स जो हैं वो सिक्योर्ड सिक्योरिटी है, डिबेंचर अनसिक्योर्ड सिक्योरिटी है। Since debentures have no collateral backing, debentures must rely on the credit worthiness and reputation of the issuer for support. इसमें सिक्योरिटी नहीं होती, तो ये मेनली डिपेंड करता है अपॉन द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द इशूअर। अगर उसकी क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी है, इशूअर की जो मार्केट में वैल्यू है, जो रिपुटेशन है वो अच्छी है, तो क्या होगा, लोग ये खरीदेंगे। अगर एक तो सिक्योर नहीं है, ऊपर से जो कंपनी है उसकी क्रेडिट वर्दीनेस नहीं है, तो नो वन इज गोइंग टू बाय इट। ठीक है, तो इसमें अगर सिक्योरिटी नहीं है तो फिर रेपुटेशन के ऊपर बेस करेगा इसकी सेल, कि ये कितने डिमांड आती है आपकी डिबेंचर्स की। Both corporations and governments frequently issue debentures to raise capital of, or funds. These debt instruments pay an interest rate and are redeemable or repayable on a fixed date. ये देखें बिल्कुल सेम बॉन्ड की तरह ही है, इंस्ट्रूमेंट है, डेट इंस्ट्रूमेंट, इंटरेस्ट दिया जाता है और एक खास टाइम के बाद इसको रिडीम कर दिया जाता है। The company typically makes these scheduled debt interest payments before they pay stock dividends to shareholders. Uh, आपके जो शेयर होल्डर्स हैं वो लेते हैं डिविडेंड्स, ठीक है? लेकिन जब भी प्रॉफिट जनरेट होता है तो सबसे पहले बॉन्ड होल्डर्स और डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट दिए जाता है। वैसे सबसे पहले टैक्सेस वगैरह होते हैं, दैट इज समथिंग एल्स। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मार्केट सिक्योरिटीज़ की, ठीक है? कैपिटल मार्केट सिक्योरिटीज़ की। तो इसकी मैं कैटेगरीज बना रहा हूँ। जब प्रॉफिट जनरेट होता है तो सबसे पहले बॉन्ड होल्डर्स एंड डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट कर दी जाती है। फिर प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स को और उसके बाद कॉमन स्टॉक होल्डर्स को पेमेंट की जाती है डिविडेंड की, जो प्रॉफिट होते हैं उसकी। तो जो उनको दिया जाता है वो डिविडेंड कहा जाता है, जो बॉन्ड होल्डर या डिबेंचर होल्डर्स को दिया जाता है उसको हम इंटरेस्ट कहते हैं। तो इंटरेस्ट पहले देते हैं, अगर कुछ रह गया तो फिर प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स एंड कॉमन स्टॉक होल्डर्स को में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट भी हो सकता है, दैट दीज आर, एज यू नो दैट दीज आर द अनसिक्योर्ड सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स आर द सिक्योर्ड सिक्योरिटीज। तो डिबेंचर्स में चांसेस हैं कि इसमें जो इंटरेस्ट रेट है वो हाई होगा, क्योंकि इसमें रिस्क इन्वॉल्व है, सिक्योरिटी नहीं है, सिक्योर्ड नहीं है, तो फिर अट्रैक्शन पर्पस के लिए इसके ऊपर ज़्यादा इंटरेस्ट रेट दिए जा सकता है इसके होल्डर्स को, ताकि उनको अट्रैक्ट किया जा सके। ठीक हो गया जी, ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें कैपिटल मार्केट सिक्योरिटीज़ हमने पढ़ ली। इसमें हमने मनी मार्केट सिक्योरिटीज़ पढ़ ली।
इसमें हमने डायरेक्ट इन्वेस्टिंग, इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर लिया और इसमें इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव्स पे बात हो गई कि कभी-कभार आप जो टिपिकल इन्वेस्टमेंट्स की जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, बॉन्ड्स वगैरह, शेयर्स वगैरह, उनकी जगह आप किसी ऐसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, जो कि इन्वेस्टमेंट कंसिडर होगा, जो कि आपको इन्फ्लेशन से बचा सकता है, लेकिन वो इल्लिक्विड, अनरेगुलेटेड होते हैं। तो उनमें इन्वेस्टमेंट तो कर सकते हैं, लेकिन उससे फिर पैसा रिकवर करना फिर थोड़ा-सा मुश्किल होता है। लेकिन अगर आपको पैसा रिक्वायर्ड नहीं है, पैसे की इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है, तो आप चाहते हैं कि जब भी बिक गया लेकिन पैसा जनरेट हो जाए, तो इन चीज़ों में पैसा कमाने के चांसेस फिर ज़्यादा होते हैं। क्यों ज़्यादा होते हैं? बिकॉज़ इट इज़ डिफ़िकल्ट टू वैल्यू। इनकी वैल्यूएशन जो है वो आप इस तरह क्लियर इसकी प्राइस नहीं होती, क्लियर क्लियर इसकी वैल्यू नहीं होती, जिसकी वजह से इसमें आप ज़्यादा पैसा भी कमा सकते हैं। ठीक हो गया? ये था हमारा आज का टॉपिक जी, उम्मीद है समझ आ गया होगा। ये असल में आज जो मैंने आपको कराया ये 2 लेक्चर्स हैं, ठीक है? आमतौर पे 20 टू 25 मिनट्स का 1 लेक्चर होता है, तो ये 45 मिनट्स का 2 लेक्चर हो गए हैं। आपकी इस पूरी वीक का लेक्चर मैंने आपको डिलीवर कर दिया है। कोई भी इसमें क्वेश्चन हो, कोई भी चीज़ समझ ना आई हो, तो इंशाल्लाह जो क्लास होती है, उसमें डिस्कस कर लिया करें या जो व्हाट्सऐप का ग्रुप हमने बनाया हुआ है, आप उसमें भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल रिस्पॉन्ड। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।